नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दुनिया में जहां कहीं भी परिवर्तन हुआ है, आप देख लिए, कांग्रेस पार्टी कभी मानती थी, वो ये मान करके चल रही थी कि ये तो अब देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई हमने लड़ा है, तो सदा और सर्वदा अब हम हैं। परिवर्तन हुआ। अब हमको तो हर समय, हर क्षण, हर तरह के आशंकाओं से ग्रसित हूं। मेरी सुरक्षा भी एक समस्या है। हम कोई जादू थोड़ी मार देंगे। होता यह है, सिन्हा जी की ये कमजोरी है, वो जब पावर में रहते हैं तो छाती पे बैठ जाएंगे, और जब हल्के हो जाते हैं तो सरस शक्ल सूरत भी नहीं दिखाते। समझ में आई? इसको माना जाए कि आप ललकार रहे हैं। ललकार रहे हैं, सातों सिटिया पे आकर के अभी कौनो डीह बाबा बचल हो कि कौनो काली माई बचल हो कि बता दे जरा चौर पे ना जाके पिंडी पड़ ले हो कि ए देवी माई कल्याण हो जाओ। सातों सिटिया हम टिकट दिया उन्होंने, गाजीपुर का टिकट उन्होंने दिलाया, सातों टिकट उनका था। जी सुना आपने। ये है गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बसपा सांसद और समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी, 5 बार गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक अफजाल अंसारी, गाजीपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद भी रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद 18 मार्च को अफजाल अंसारी गाजीपुर के पत्रकार भवन पहुंचे थे और पत्रकारों संग एक वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, आप भी सुने। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमने भी वो खबर देखा, पढ़ा, सुना। 1 जून को मतदान होना है, 4 जून को गणना है। वैसे तो पिछले चुनाव में भी अंतिम चरण में था, लेकिन 19 तारीख को मतदान हुआ था और 23 तारीख को गणना हो गई थी। अब ये और बढ़ गया, 11-12 दिन और बढ़ गया। इतना लंबा जो चुनाव का समय है, अब आयोग ने अपनी व्यवस्था तय की है। अब सरकार से और आयोग से जो कोलैबोरेशन है, कैसे सुरक्षा कर्मी उपलब्ध होंगे, कैसे मतदान कर्मी, ये सब मद्देनजर रख करके लंबा तो हो गया। सब लोग कह रहे हैं बहुत लंबा हो गया। चुनाव लड़ने वालों के लिए तो, और इतने में तो कितनी जगह कितने ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे। आप इसकी चिंता सोचिए, उस एंगल से सोचिए जहां पहले चरण का मतदान 19 को हो जाएगा, 19 अप्रैल में हो जाएगा। फिर 19 अप्रैल से 19 मई, अब फिर 19 मई के बाद 1 जून। तो ये दिखता है कि उनके लिए, मैंने कहा कि उनको वो उन घड़ियों का तो बेसब्री से इंतजार होता है। 2-3 दिन तो ठीक लगता है कि गणना हो गई, लेकिन ये भी सही है कि जब तक देश भर में चुनाव ना हो जाए, गणना कैसे कराई जा सकती है। अब पता नहीं क्यों बहुत, एक थर्ड राउंड का जो गैपिंग है वो तो 11-12 दिन की है। बाकी दिनों में तो सप्ताह, 1 दिन कम या 1 दिन ज्यादा, लेकिन तीसरे चरण वाले में गैपिंग सबसे ज्यादा है। जी, बहरहाल इस पे टीका टिप्पणी करने का अब कोई मतलब नहीं है। जो घोषणा हो गई, जो अनाउंसमेंट हो गया, अब उसके अनुसार चुनाव की तैयारी करना है, चुनाव होना है। संसद जी, अभी पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि अंतिम समय में चमत्कार होने की उम्मीद है मायावती जी को लेकर, क्या अभी भी वो उम्मीद बरकरार? हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें ये उम्मीद है। हमने कहा कुछ लोगों को ऐसी कुछ उम्मीद है, और मैं तो उसी समय नाउम्मीद था और अब भी नाउम्मीद हूं कि जो एक बार किसी तरह से काबू में कर लिया गया तो उसका फिर जितना और जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो अब उम्मीद है, जो देश में सबसे बड़ी संख्या में दलित मतदाता हैं, उनसे उम्मीद है कि
होने वाले चुनाव में मेरा मानना है कि देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान बचाने के लिए वो वोट करेंगे, इस पे उम्मीद है और बहुत पक्की उम्मीद है। आप लोगों ने चंद्रशेखर रावत को झटका दे दिया। अब ये शब्द आप लोगों के लिए है, किसी को झटका दे दिया, किसी को भड़क गए, किसी को, अब आप उस पे जो कहिए, हम नहीं समझ सकते कि अभी वो कहाँ कौन सा मोड़ आ गया जिसमें झटके की बात आ रही है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी देखिए किसको झटका दे रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश के जो बची हुई सीटें हैं उसके चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए दूसरी सूची भी जो आई उसमें झटका दे दिया, नहीं लाया एक भी नाम उत्तर प्रदेश का। तय हो रहे हैं बड़ी खोजबीन और बड़े मतलब हर पैमाने से नापने, तौलने और परखने के बाद कोई फैसला तो लिया ही जाता है, और जो कुछ उसमें कसर होती है वो एक चीज तो देखने को मिलता है कि मीडिया भाइयों की सलाह बीजेपी के लोग जरूर मानते हैं और उनके इशारों को समझते भी हैं। और देखिए जल्दी करेंगे लोग। यहाँ गाजीपुर के लिए भी तो यही कहा जा रहा है कि कुछ अप्रत्याशित होगा। अब वो अप्रत्याशित क्या होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार चर्चा देश भर में शुरू हुई है, बहस शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सकता है क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड अब घोटाले का कांड बन चुका है। आप मुद्दा मत बनाइएगा, जनता मुद्दा बना चुकी है। क्योंकि अगर हम कोई बात कहे हैं तो हमारी वही बात मुद्दा बना दे रही है। हम फकीर हैं, हम फकीर हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। और जब 2017 में इस बांड का उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने, विद्वान आदमी थे, तो जब ये बात आई तो उस समय भी ये चिंता हुई थी। और आपको याद होगा या मैं बता सकता हूं कि रिजर्व बैंक ने भी इस पे आपत्ति जताई थी और निर्वाचन आयोग ने भी इसे सही प्रक्रिया नहीं माना था। लेकिन हमें करना था तो हमने कर दिया, और 2017 से 2024 तक हम जो चाहे करते भी रहे। हमें कभी एहसास न था, ना अब हो गया तो मानना पड़ेगा। और नहीं तो जब कोई मतलब सत्ता के नशे में होता है तो उसे ये एहसास ही नहीं होता कि किसी दिन सिचुएशन बदलेगी और भेद खुलेगा और परिस्थितियां चेंज होंगी तो क्या हम उत्तर देंगे। अब उत्तर तो एक दे रहे थे, हमारे देश के गृह मंत्री उत्तर दिए कि दरअसल ये व्यवस्था लाई गई थी काला धन को समाप्त करने के लिए। जैसा मैं पढ़ रहा हूं आप भी पढ़ रहे होंगे कि इस बांड को खरीदने के लिए सिर्फ एक बैंक को, स्टेट बैंक को ही ये जिम्मेदारी, ये अधिकार प्राप्त था। और इस बांड को खरीदने के लिए कोई बोरिये में रुपया लेके थोड़ी जा रहा था। रुपया तो बैंक के अकाउंट से, और उस बैंक को कहा जा रहा था कि इतना ये पैसा है और इसके बदले हमें दे दीजिए। मेरी जहां तक समझ है, मैं ये समझता हूं काला धन उसे कहते हैं जिसके आय के कोई ज्ञात स्रोत न हो और जो कहीं छुपा के रख दिया गया हो किसी भी रूप में, और गोल्ड के रूप में या किसी भी रूप में। लेकिन जो पैसा, जो मनी बैंक में है उसको काला धन है कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बैंक में है और इतनी बड़ी बड़ी रकम बैंक में है, तो वो तो हमारे देश में कानून में ये व्यवस्था है कि इनकम टैक्स ऐसे सारे अकाउंट और ऐसे सारे धन पर निगरानी रखती है। उसके लिए और ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए ईडी अस्तित्व में आ चुकी थी, तो सबकी निगाह है।
आप ही के बीच की एक पत्रकार, महिला पत्रकार, उसको मैं सलूट करना चाहता हूं कि देखिए, पत्रकारों में भी भीतर एक अजीब तरह का कीड़ा होता है। अन्यथा न लीजिएगा, कीड़े से तात्पर्य कुछ और नहीं। कीड़ा होता है कि वो हर चीज को शक की निगाह से देखे और उसके तह में पहुंचने की कोशिश करे, और यही परिणाम था कि उसने बॉन्ड खरीद लिया, उसको चेक किया, कुछ नहीं, जैसा बताया गया था बिल्कुल उसी के अनुरूप है। फिर भी उसके भीतर वाला कीड़ा जो है उसको काटता रहा, और उसने जाके फोरेंसिक जांच करा दी और रहस्य खुल गया कि इसमें एक गुप्त नंबर भी है। वो देख नहीं सकते आप, उसने प्रयोगशाला में जाके देख लिया। तो इसका भंडाफोड़ करने में आप ही की बिरादरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाद में कानूनविद इसे न्यायालय तक ले गए, और अंतोगत्वा हमारे देश के स्वतंत्र न्यायालय ने एक बार फिर आम जनता का विश्वास न्यायपालिका के प्रति और मजबूत कर दिया, जब सॉलिसिटर जनरल और सारे वकीलों और सरकार के पक्ष रखने वाले वकीलों की सारी दलीलों को खारिज करके और एसबीआई को कहा गया कि आप दीजिए इसका लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप लाइए, हमको दीजिए और सार्वजनिक कीजिए देश की जनता के लिए। अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। जो भी लोकतंत्र की प्रक्रिया में किसी भी रूप पर, एगो प्रधान को भी अच्छा लगा, क्योंकि वो भी फार्म भरता है, तो उससे भी कहा जाता है कि आप अपना हिसाब किताब दो फार्म में शपथ पत्र के साथ। हमसे भी कहा जाता है। लेकिन अभी बड़ी बड़ी पार्टियों को करोड़ों करोड़ों में चंदा मिल रहा। अरे अभी बात करने की रह गई है। साल भर का मुनाफा 2.5 करोड़ और चंदा दे दिया 50 करोड़। भी बात करने की बात है, खत्म हो जाएगा। अकेले ये मुद्दा सारा भौकाल खत्म कर देगा। जो चाहे जितना कवच बन करके रक्षा कर ले। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिया। आप ही उजागर कर रहे हो कि गौ को माता मानने वाली सरकार और पार्टी और नेता 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है इन्होंने उन कंपनियों से जो बीफ का व्यापार करती हैं, दूसरे देशों को बीफ सप्लाई करती हैं, और उनसे आप चंदा ले रहे हो। तो पवित्र चंदा है, वो काला धन को आप व्हाइट कर रहे हो। यानी दुनिया का जो कुकर्म करना हो कर लो, हमको पैसा चाहिए। ये बांड नहीं है, घोटाले का कांड है, और बेनकाब हो चुके हैं लोग। रोज इनके चेहरे से परत दर परत नकाब हटता जाएगा, और आप देख लिएगा आने वाले दिनों में ये जो जितना सर्वे है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, कौन कौन जितना पोल है, ये पोल दिखाते रह जाएंगे और जनता पोल अपना कर देगी। सांसद जी, आप अभी 2 दिन पहले जो है ईवीएम को लेकर लगातार अपने बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, और कल जो है मुख्य चुनाव आयोग जी ने एक शेयर पढ़ा और शेयर पढ़ के कहा कि ईवीएम जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मैं उनकी भी बात का सम्मान करता हूं। उससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया है उसका भी सम्मान करता हूं। और मैंने पब्लिक मीटिंग में भी ये बात कह दी कि अब ये विषय इस चुनाव में विवाद का बिंदु नहीं रह गया। मैं ओपिनियन लेने के लिए पूछ रहा था कि आप लोग क्या चाहते हैं। लोग हाथ उठा के कहते थे कि हम लोग बैलेट पेपर चाहते हैं। ये उनके अंदर एक शक और शंका जो बैठी हुई है उसको प्रदर्शित कर रही थी। लेकिन अंतोगत्वा न्यायपालिका से एक निर्णय आ गया, चुनाव आयोग जो व्यवस्था करेगा उसने एक फैसला दे दिया, वो इसको सुरक्षित मानता है, इसी पे चुनाव होगा। सांसद जी, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, आपको क्या सिनेरियो दिख रहा है? मुझे लगता है ये 400 पार वाला नारा भी बहुत पहले दिया गया था, अभी ये घोटाला कांड नहीं हुआ था। और 195 की सूची प्रकाशित हुई थी सदस्यों की,
543 में 195 की सूची प्रकाशित करने वाली पार्टी 400 का दावा करने लगी। उन्हीं के एक सांसद ने, भीतर उसके गैस बन रही थी, सच्चाई उसके मुंह से निकल गई। उसने कहा हम 400 सीट से ज्यादा इसलिए चाहते हैं कि अगर 400 से अधिक सीट हमें मिल गई तो हम देश का नया संविधान बना देंगे। ये बात विपक्ष के लोग कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो आम जनता को बात नहीं समझ में आती थी। लेकिन अब भाजपा का सांसद खुद ही ये बात कह रहा है। और जहां तक 400 सीट जीतने का है, उसके साथ एक बात और कही जाती थी कि यूपी में 80 में 80, क्या कहा जाए, 51 सीट आई, 51 सीटों के नाम आए और बाकी सीटें अभी तक, एक और सूची आई तो उसमें यूपी के एक भी नाम नहीं छुए गए। आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लेकिन अगर 400 सीट आ गई तो गाजीपुर की जनता को आज तथाकथित कुछ आप ही के पत्रकार बंधु कहते हैं कि जातवादी लहर में बह गए और विकास को तरजीह नहीं दी गई। छुपाते हैं सत्य को। गंगा के पुल को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन बीएसएनएल का संचालनकर्ता कौन था, इसको आप छुपाते हैं। कभी नहीं कहेंगे कि मनोज सिन्हा संचार मंत्री थे। दुनिया के आधुनिक सिस्टम से लैस हमारा बीएसएनएल 21 लाख करोड़ रुपए का बीएसएनएल मिट्टी में मिल गया। 21 लाख करोड़, आपने बताया था 20,000 करोड़ का विकास आया, 21 लाख करोड़ का बीएसएनएल मिट्टी में मिला। किस कार्यकाल में मिला? अगर इसकी उपलब्धि को जोड़ दीजिए तो शायद आप अपना शब्द वापस ले लेंगे कि विकास पुरुष थे। आप उस चीज को छुपा देते हैं, उस पर चर्चा नहीं आने देंगे। भ्रष्ट कौन है, बेईमान कौन है, गुंडा बदमाश कौन है, आपराधिक इतिहास कितना है, सबका खंगाल देंगे। एक बार नहीं कहेंगे कि इसी गाजीपुर में आपने जिसे ठग की संज्ञा दे दी, ये ठग महाराज है, सबसे बड़ा ठग, और उस ठग ने श्री सिन्हा जी के चुनावी खाते में 25 लाख रुपया दिया। इसकी कोई छानबीन नहीं होगी, इसकी कोई जांच नहीं होगी, इसकी कोई समीक्षा नहीं होगी। 1000, 5000, 10,000, 20,000 का चंदा देने वालों की लिस्ट बैंक से मंगाई गई। अफजाल अंसारी को कौन कौन चंदा दे रहा चुनाव के फंड में, और 25 लाख रुपया चंदा देने वाले को कैसा पचा लिया गया? कोई पूछने वाला है? सिन्हा जी ने एक बयान दे दिया कि भाई हाँ 25 लाख रुपया चंदा तो दिया था संजय शेखपुरिया ने, हम खोज रहे हैं वो कहां है, हम उसको वापस करना चाहते हैं। अरे चुनाव के फंड में पैसा आ गया, आप चुनाव लड़ लिए उसके पैसे से, आप उसको वापस करना चाहते हैं। आप उस चर्चा को नहीं चलने देना चाहते, मत चलने दीजिए। आप जिसको फेल करते हैं, जिसको सबसे क्या कहा गया है एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, सबसे असफल मानते हैं, उसका चाहे जितनी गिनती कर लीजिए, लेकिन इस सवालों को जनता के आप छुपा थोड़ी सकते हैं। बीएसएनएल के 21 लाख करोड़ की इस कंपनी को, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, इसका भट्ठा बैठ गया। आप में से कोई कह दे कि हम अकेले बीएसएनएल के सिम पर अपना काम चला रहे, खुद मनोज सिन्हा भी सिर्फ बीएसएनएल के सिम पर काम नहीं चला सकते, जो इस विभाग के मंत्री रहे। तो एक है कि एक तरफा समीक्षा हो तो होती रहे, जनता समीक्षा पूरा करती है। आप कहेंगे, एक बात और कह लें पूरी, आप कहते हैं कि जातिगत समीकरण भागी पड़ता है, दूसरा करे तो जातवादी है। आप ओम प्रकाश राजभर से जातिगत समीकरण नहीं ठीक कर रहे हैं, आप अनपुरिया पटेल से जातिगत समीकरण का संतुलन नहीं बना रहे हैं, आप जयंत चौधरी, जिनको कहा जाता था कि ये टोटल परिवारवादी जातवादी पार्टी है, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और फलाना, आप उनसे समझौता कर लीजिए, उनको अपने साथ जोड़ लीजिए, तो आप कहिए कि ये जातवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। आप संजय निषाद को गोद में उठा लीजिए। संजय निषाद को कल तक कहा जाता था कि ये परिवारवादी है, जातवादी है, अपने भी लड़ा, मंत्री बना, बेटे को भी
MP बनाया, ये जातवादी नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए दूसरी संज्ञा, और भारतीय जनता पार्टी को आपको बताना है कि नहीं, ये तो सीधे बैकुंठ से आए हैं लोग, गुस्ल करके एकदम पाक साफ लोग हैं। ऐसे लोगों को ये सब आरोप से तो अलग रखा जाता है। अरे अगर जातवाद और परिवारवाद दूसरी किसी पार्टी में है, उससे 10 गुना ज्यादा आपके साथ है, उसकी समीक्षा करिए। आप पूछ सकते हैं सवाल। देश में CAA कानून लागू हो गया, इसका क्या फायदा लेने वाली है? हमारे समझ से सब कोशिश थी, मकसद था, ऐसे वक्त में हड़बड़ी में लाया गया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भेद खोलो ये SBI से कह दिया था, लाओ रहस्य खोल करके और चुनाव आयोग को हिसाब दो, और चुनाव आयोग से कह दिया था हमको हिसाब दो। अब उस खबर को दबाने के लिए ये किया गया। अरे ये कानून बन चुका है तो जब नोटिफिकेशन कर देगी सरकार लागू हो जाएगा। अब और बात है कि अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनको पता है कि चला चली की बेला है हमारी, तो हम वो सब कुछ कर दें जिससे कुछ हमको मिल जाए उपलब्धि, उसका एक प्रयास है। मोदी जी सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। मुझे लगता है कि आप अपने पुराने इतिहास को पढ़ लीजिए। ऐसा अनेकों बार हुआ है जो लोगों ने कहा है कि हम ही रहेंगे, लेकिन परिवर्तन संसार का एक नियम है। आज भी लंकापति रावण अपने से थोड़े स्वीकार किया था कि हमको भी कोई, वो तो त्रिलोक विजेता हो गया था, उसने तीनों लोक भी जीत लिया था, लेकिन उसका भी अंत और उसका भी तरीका तय था। तो ये जो होता है, अब कंस थोड़ी मानने को तैयार था कि हमारे राज्य में कोई ऐसा जन्म ले लेगा जो हमारी सत्ता का पतन कर देगा। दुनिया में जहां कहीं भी परिवर्तन हुआ है, आप देख लिए, कांग्रेस पार्टी कभी मानती थी, वो ये मान करके चल रही थी कि ये तो अब देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई हमने लड़ा है, तो सदा और सर्वदा अब हम हैं। परिवर्तन हुआ। सीधा सा सवाल, पिछले कई वर्षों से आपने कई राजनीतिक समस्याओं या कानूनी समस्याओं का सामना किया है, अवरोधों का सामना किया है। क्या चुनाव के वक्त भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, इसकी कुछ आशंका है? अब हमको तो हर समय, हर क्षण, हर तरह के आशंकाओं से ग्रसित हूं। मेरी सुरक्षा भी एक समस्या है। मेरे साथ कोई और षड्यंत्र रचा जा रहा होगा, ये भी आशंका है। और हमें मालूम है कि हम जिन ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत दर्द है कि सब करने के बाद भी ये पस्त नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं उनको ये भी आभास है कि अगर गाजीपुर की जनता उसके समर्थन में इस बार भी खड़ी हो गई तो बहुत से लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी तरह की कोई भी योजना बन सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उस आशंका में मैं टिड्डी थोड़ी हूं कि पैर आसमान की तरफ उठा दूं कि ऊपर से जब आसमान गिरेगा तो मेरा पैर रोक लेगा। जब होगा, जो लिखा होगा वो हो जाएगा, वो टल नहीं सकता। और जो लिखा नहीं है तो वो हो नहीं सकता। साजिश हो सकती है, मारने वालों से बढ़कर होते हैं बचाने वाले। पिछली बार आपने दावा किया था कि 2 लाख से ज्यादा मतों से जीतूंगा, इस बार क्या लगता है? हम ये सब तो कहे थे, लेकिन हमने आपसे उससे पिछली बार भी कहा था, बीच में भी कहा था कि चुनाव तो सिन्हा जी लड़ सकते हैं, बैठ के मेरे सामने गणना नहीं करा सकते। इस बार, पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा हूं। लेकिन अब आप उनको ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम भी देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप तो दिलो जान से चाह रहे हैं कि मनोज सिन्हा ही आके लड़े, वो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आपकी
आपके मुंह से जो बात निकलती है, आप जैसे भी लोगों के बीच में सुनते होंगे, लगता है कि हताशा पूरी तरह से है कि अगर बहुत तोल मोल के कोई नहीं लाया जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। यह आभास आपको या जो लोग भी चीजों को परोस रहे हैं वहां तो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन इतना तो सत्य है, इसे मत बताइए और दिखाइए, इतना तो सत्य है कि सन 85 से तो लगातार मैं जनता के आशीर्वाद से इस राजनीति के पटल पर एक नाम है मेरा भी, और तमाम विभूतियां हैं। माननीय मनोज सिन्हा भी हमारे साथी, वो भी सन 84 से हैं सक्रिय। सन 84 में वो पहला लोकसभा लड़े थे और सन 85 में हम पहला विधानसभा लड़े थे। ये क्रम चल रहा। जिले के बाहर हट के एक चुनाव वो भी लड़ चुके हैं 2009 में बलिया से, और जिले के बाहर एक सीट एक बार हम भी लड़ चुके हैं 2014 में बलिया से। बाकी सारा चुनाव वो भी यहीं लड़े, हम भी यहां लड़े। और जो लोग हैं राजनीतिक हस्तियों में वो सब लोग हैं। हम तो देख रहे हैं ये कि गाजीपुर में विकास बनाम विनाश होगा, और गाजीपुर का विकास रुक गया, और अफजाल अंसारी के पास पीएमजीएसवाई के अतिरिक्त कोई अपनी उपलब्धि बताने के लिए, अरे हमारी उपलब्धि देखने को तैयार कहां कौन है? सवाल एक आता है, मैं बताऊं, आप जाकर के विकास भवन में देख लो, पाई पाई बढ़ चुका है। अब जो भारत के किसी संसद सदस्य को 2019-20 में एक ही किस्त मिली तो हमको भी मिली है। अब ज्ञान का भंडार आपके पास कि 2020-21 में भारत के किसी संसद सदस्य को सांसद निधि में 5 रुपया मिला ही नहीं है। तो आपको सिर्फ अफजाल अंसारी को देखना है कि संसद निधि नहीं लाए। लेकिन अगर भारत के किसी संसद सदस्य को नहीं मिली, रोक दी गई अपील करके राष्ट्रपति की ओर से, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री की कोरोना काल में तनख्वाह काट दी गई, 1/3 तनख्वाह की कटौती करके दी गई, भत्ता की कटौती करके दी गई। तो जब पूरी जानकारी नहीं है, आया है सांसद विकास निधि खाते में 10 करोड़ 70-75 लाख समथिंग, मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज है। आप मत दिखाइएगा कि अफजाल अंसारी ने भारत सरकार की वह फेलियर योजना जिसमें घर घर जल और घर घर नल, इसको बढ़ावा देने के लिए हैंडपंप की स्कीम पर रोक लगा दी, और हैंडपंप के लिए 1 पैसे का बजट 5 साल में नहीं आया। लेकिन अफजाल अंसारी ने इस जनता की इस मूलभूत समस्या को दृष्टि में रखकर गाजीपुर में सांसद विकास निधि से बजट देकर के 50 हैंडपंप, 100 हैंडपंप, 100 हैंडपंप, 100 हैंडपंप ये लगवाया गया। आप दिखा दीजिए कि हर घर से हर नल को पानी, हर नल से हर घर को पानी मिल गया। मैं दावे के साथ सारे प्रेस के लोगों से कहता हूं, 5 गांव गाजीपुर में हमको बता दो, ये 5 गांव सैचुरेट हो गया है, इसके हर घर में नल का पानी है। और मैं दावे से कहता हूं कि 90% गाजीपुर का गांव में रहने वाला इंसान आज भी उसी चापाकल के पानी से पानी पी रहा। मतलब आपका कहना है कि अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो गलत है? हमारा कहना है कि भारत सरकार की भी रिपोर्ट है तो गलत है। अधिकारी तो भारत सरकार का चपरासी है, सब गलत है। 5 गांव आप बताइए, हम आए और जिसको चाहिए लेके चलिए। आपको चुनौती है, आपको चुनौती है। गाजीपुर जनपद का 5 गांव दिखा दिए जिसके हर घर में नल हो, सैचुरेट वही माना जाता है। सारी सड़कों को खोद के फेंक दिया। किसी गांव में सीसी सड़क रही, खड़ंजा रहा, इंटरलॉकिंग रही, सब बर्बाद। अब एक गांव से दूसरे गांव के लिए जो सड़कें हैं उनको खदा जा रहा, जो पाइप लगाया जा रहा, निहायत घटिया किस्म का। ये पूरी तरह ये योजना विफल है, विफल है, विफल है। इसका 1/4 पैसा खर्च करके भारत के नागरिक के, हर नागरिक के घर में एक चापाकल लगाया जा सकता था। इसमें ठेकेदारों को जितना फायदा हो गया हो, ये योजना विफल है। और मेरा दावा है कि आप सबकी भी कलम एक दिन लिखेगी कि ये योजना विफल है।
चापाकल नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे पानी बिना। 2024 के बाद कमीशन ने यूपी, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, यहाँ के गृह सचिव और बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस सब पे क्या टिप्पणी किया जाए? देखिए, इस समय निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सक्षम है। वो अपनी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये सब कर रहा। अब सवाल बनते थे, सवाल बनाया हम लोगों ने भी। आखिर बताइए, 15 फरवरी को पांडे जी तो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद गोयल साहब ने 9 मार्च को त्यागपत्र दे दिया और 15 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने दोनों की नई नियुक्ति कर दी। अब कहां सवाल है? अब चुनाव डिक्लेयर कर दिया 16 तारीख को। अब चुनाव डिक्लेयर हो गया तो चुनाव लड़ा जाए। अब उन खामियों पर चुनाव बाद, अभी इनकी जब चुनाव आयोग ने, इन्हीं आयुक्तों ने गृह सचिव और डीजीपी 4 से 5 स्टेट के बदलने का निर्देश दिया। अब हो सकता है दिया होगा। बहुत जरूरी है निष्पक्ष चुनाव कराया जाना, और खुद से समीक्षा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं, जहां भी निर्वाचन में लगाए गए अधिकारी हैं उनमें जहां कहीं पक्षपात है, अगर लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास है तो उन्हें स्वयं से हटा देना चाहिए। और नहीं हटाएंगे तो जहां हम लोगों की भी निगाह में ऐसे लोग हैं तो हम लोग भी चुनाव आयोग के सामने कुछ तथ्य है रखेंगे, जिन तथ्यों के आधार पर ये प्रक्रिया तो अभी चलती रहेगी। अभी तो स्टेट लेवल पर निर्णय लिए गए, फिर चरण वाइज जहां जहां के हैं वहां का निर्णय लिया जाएगा। हाँ, आप संतुष्ट हैं गाजीपुर के सारी व्यवस्था चाक चौबंद निष्पक्ष चुनाव की होगी? अभी तो इसकी भी समीक्षा करिए। हम लोग अभी बिल्कुल लास्ट में हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारे यहां प्रबंध ऐसा किया जाए कि उंगली उठाने की नौबत ना आए। लेकिन अगर अब यहाँ के अधिकारियों से कुछ शिकायत, अब किसी एक की शिकायत का विषय तो रहने गया। निर्वाचन निष्पक्ष हो, निर्वाचन प्रक्रिया में जो जिम्मेदारी निभाने वाले लोग हैं अपने को अब तक जो किए आगे निष्पक्ष हो। ये संचार साधनों का और तमाम तरह के टेक्नोलॉजी का दौर है। एक अंतिम सवाल सांसद जी, कि आगामी 2024 लोकसभा जीतने के बाद जो गाजीपुर के विकास में 2-3 बातें कही जाती है कि ये एयरपोर्ट यहाँ से शुरू होना था, नहीं हुआ। कृषि मंडी एक हम एयरपोर्ट, कृषि मंडी एक बड़ी बननी थी, देखिए वो चली गई। सुनिए, एयरपोर्ट के सवाल पे साफ साफ सुन लीजिए, मेरा कोई इस मामले में दिलचस्पी नहीं है। 5 साल पहले आप लोगों ने इतनी खबर चलाई इस पे। आज मनोज सिन्हा उतरेंगे तो 21 तारीख को यहां से उड़ेंगे तो 26 तारीख को उधर से लौटेंगे। वो इतना है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप जिस खबर को चला दोगे। ये 2018 से चल रहा, 2019 में चलता रहा। और ये एयरपोर्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का नहीं बनाया हुआ है। ये ब्रिटिश काल में एयरपोर्ट बना है। उसके कुछ कमरे बनवा दिए हो मुलायम सिंह ने अपने सरकार के दौर में, या किसी दूसरे व्यवस्था में बन गया हो किसी और। लेकिन सच तो यह है कि एयरपोर्ट गाजीपुर में यह एयरपोर्ट विकास के साधन के लिए नहीं आया था। जब ये बनाया गया था तो गाजीपुर की बगावत को कुचलने के लिए बनाया गया था। आप कुछ प्रयास करें। 3 एयरपोर्ट इस तरह के बनाए गए। मैंने उस एयरपोर्ट की जमीन के उसी में से एक एयरपोर्ट जो गौसपुर फिरोजपुर का है, उस जमीन का उपयोग करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को मिल करके बात करके कन्विंस करने की कोशिश की और लिख के प्रस्ताव दिया कि 350 से अधिक डिग्री कॉलेजेस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ मत दीजिए, हमारे नौजवान अपनी उच्च शिक्षा का अगर उनके लिए प्रबंध कर दिया गया तो वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बना लेंगे।
यहां पर एक यूनिवर्सिटी चाहिए। उनके मुंह से ये जवाब आया था कि इसके लिए जमीन कहां है गाजीपुर में। मैंने उनको तुरंत 1 मिनट में बताया, कहा इसमें लिख दिया हूं। फिरोजपुर गौसपुर मौजे में 92 बीघा जमीन है, रक्षा मंत्रालय के नाम से है। सारी जमीन किसी उपयोग में नहीं आ रही, सब इंक्रोचमेंट है। उसी तरह से पट्टी आज भी पड़ी हुई है। आप भारत सरकार के इस मंत्रालय से इस मंत्रालय को ट्रांसफर करा दीजिए। गाजीपुर में हवाई पट्टी हवाई अड्डे के लिए ऑलरेडी अनहू मौजूद है, वहां से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। उसको उपयोग में ले लिए तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, हमें लगा कि उनको ये बात स्ट्राइक कर रही है कि 12 किलोमीटर पे हवाई पट्टे के दाम की ये जमीन इस काम में जो प्रस्ताव बात थोड़ा लगा उनको, लेकिन अमल में तो नहीं हो सका। अब मैं फेलियर तो हूं, लेकिन मैं प्रस्ताव ही दे सकता हूं। अगर काश मैं जहाजरानी मंत्री होता तो मैं हवाई पट्टी को ट्रांसफर कर देता। मैं मानव संसाधन मंत्री होता तो यहां पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर देता। तो हमारी समीक्षा करने से पहले भी ये विचार भी करिए कि मैं प्रस्तावक हो सकता हूं, मैं सिर्फ प्रस्तावक हो सकता हूं और मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं अगर बीएसएनएल का इंचार्ज होता तो कभी ये निर्णय नहीं लेता कि बीएसएनएल जहन्नुम में चला जाए और जियो आकाश की बुलंदियों पे। मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता उस दिन, जिस दिन जिसकी जिम्मेदारी मेरे पर है और वो जमीन में धंस जाए। लेकिन उसको जमीन में धंसाने के बाद भी कुछ लोग विकास पुरुष कहे जाएंगे और दूसरे को असफल कहा जाएगा। बहरहाल हम अपने इस तरह के आलोचना करने वालों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं। उसमें कुछ कमी होगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। एक सवाल बताओ सभा प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी लोकसभा सीटें गेन कर रही? इतने बड़े सवाल अगर आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से करते तो राजनीति का बड़ा अच्छा अनुभव है। दायरा सिमट जाता है, समझ रहे हैं। और पूर्वांचल में मैं जहां तक देख पा रहा हूं, पिछले स्कोर से बेहतर स्कोर होगा। अभी सूची आ जाने दीजिए, हो सकता है मेरी बात से कोई ऐसी चीज निकल जाए कि कोई अपनी बड़ी गलती में सुधार कर ले। मैं चाहता हूं कि इन लोगों का ये अहंकार बना रहे, नाम लाएं लोग। पहले तो 400 सीट जीत रहे हैं, तो नाम तो लाएं। तय नहीं कि कौन लड़ेगा, जिसको तय किया उत्तर प्रदेश में भी एक है जिसने वापस कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, और 80 सीट आप जीत रहे हैं। घबराहट है, परेशानी है, डिप्रेशन है, ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तो कभी कभी ज्यादा बोलने लगता है बच्चा। तो ऐसे लगता है जैसे कि कुछ ज्यादा इन लोगों के ऊपर खौफ है कि जनता परिवर्तन करने वाली है। 4-5 चीजें जनता के अंदर बिल्कुल घुस गई हैं और ये बरकरार रह गया तो पतन निश्चित है। पुराने साथी बसपा, रालोद ये सब इस बार नहीं है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश, आप इतने सीनियर और इतने जानकार, हम आपकी जानकारी और आपके कायल हैं, लेकिन आप इतिहास अधूरा क्यों पढ़ते हैं? आपके जैसे लोग, आप इतिहास 2004 से क्यों नहीं पढ़ते? आप इतिहास 2019 से पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ना है तो 2004 का पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, मनोज सिन्हा चेहरा थे, उनके कैंडिडेट थे। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी और उमा शंकर कुशवाहा उनके कैंडिडेट थे। अफजाल अंसारी भी चुनाव लड़ा था और मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था। कुछ याद है क्या रिजल्ट था?
कौन था 14वीं लोकसभा में? बता दीजिए आप ही, आपके मुंह से बताइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। मनोज सिन्हा जी को गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से 3000 ज्यादा वोट मिला था। 1,85,000 उमाशंकर कुशवाहा, 1,88,000 मनोज सिन्हा और 2,17,000 वोट खाकसार के खाते में था। ये परिसीमन नहीं था, कुछ नहीं परिसीमन था। इस परिसीमन को भूल जाइए। लेकिन जिस परिसीमन की आप बात कर रहे हैं, मनोज सिन्हा का भी गिरी क्षेत्र वही था, अफजाल अंसारी का भी गिरी क्षेत्र वही था। और यह भी सुन लीजिए कि अफजाल अंसारी परिसीमन कमेटी का सदस्य नहीं था, मनोज सिन्हा ही परिसीमन कमेटी के सदस्य थे और उन्हीं की ये पसंद थी। उन्होंने ही नई चकबंदी में ये चक काटा था जिसमें शेरपुर और रेवतीपुर भी मोहम्मदाबाद में डाला गया था। डेढ़गांवा और बसुका भी, बसुका से नवली, उतरौली, त्रिलोकपुर, डेढ़गांवा, ये पूरी बेल्ट कौन ले गया था? आप उस कमेटी के मेंबर थे, आपके पसंद पे वहां शिफ्ट किया गया और आपके पसंद से ये जो सैदपुर और जखनिया जोड़ा गया। अब सैदपुर जखनिया जोड़ने से आपका संतुलन बिगड़ गया तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछिएगा कि सिन्हा जी परिसीमन के बाद आप तुरंत बलिया क्यों गए थे? जिस क्षेत्र में इन गांवों को ले जाए गए जहां उनके स्वजाति बंधुओं की बाहुल्यता है, उस सीट पे सिन्हा जी चुनाव लड़े हैं। जरा खैरियत हो तो पूछ के बता दीजिए या खुद ही बता दीजिए सिन्हा जी को वोट कितना मिला था? 132, 1,32,000 वोट बलिया में सिमट गए। तब उनको क्या मोहम्मदाबाद नहीं था? मोहम्मदाबाद भी था, जहूराबाद भी था, उसी बलिया में। तो जो सोचे थे वो हुआ नहीं, जो सोचे नहीं, एक्सेप्ट नहीं किए गए। अरे भाई ऐसे तैसे थोड़े ही हार गए। 6,000 या 7,000 के अंतर से जमानत बच गई थी। 2009 के उसी मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं जिसे आपने विकास पुरुष स्थापित कर दिया। 2014 में जीत गए गाजीपुर से। अच्छा, का जीते उसी पे समीक्षा कर लीजिए, का जीत लिए। 2014 में पहले तो ये बता दीजिए वोट कितना पाए। आप बताएंगे नहीं, हम बताएंगे 3,06,000। मनोज सिन्हा वोट पाए 3,06,000। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट पाया 2,42,000 और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट पाया 2,74,000। और श्री अरुण सिंह भी चुनाव लड़ गए थे, ये भी लगभग 30,000। और श्री डीपी यादव भी चुनाव लड़े थे, वो भी लगभग 70,000। और मनोज सिन्हा की जीत का अंतर उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी जीत का अंतर था। ये मोदी की लहर थी, ये मोदी की लहर थी जहां सुनिए ना 30,000 से कम से जीत के आए। और आप क्या बतियाना चाहते हैं? आपके जवाब में एक सवाल आ गया। डीपी यादव आपकी खोज मैं लाया, क्यों लाया? इसलिए कि मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे टिकट मिलेगा और मुझे टिकट भी नहीं मिला और मैंने पार्टी भी छोड़ दी। मैंने बहुजन समाज पार्टी को और भारत समाजवादी पार्टी को, जो दोनों को छोड़ दिया या उनके अनुसार हमें हटा दिया गया, दोनों में जो सच हो। तब एक कौमी एकता दल पार्टी का गठन किया और कौमी एकता दल पार्टी का गठन करके मैं अपने सिंबल पे 2012 का चुनाव लड़ा। ये इतिहास कभी मत दिखाइएगा, इसको बंद कर दीजिएगा आज ही हमारे बात के बाद। 2012 में गिलास के निशान पे कौमी एकता दल चुनाव लड़के 2 सीट विधानसभा में जीत ली। इस छिपा दीजिएगा, इसको पन्ना फाड़ दीजिए। और 2014 में अफजाल अंसारी बलिया लोकसभा सीट से उसी गिलास के निशान पे लड़ा, जहां मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कमल पर लड़े थे 1,32,000, वहां मैं 1,65,000 पाया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप माने या न माने, मानने वाले हैं। गांव गांव में है, हर गरीब की बस्ती में है, हर तरफ जाइए, मुख्यालय की चर्चा और है। अब तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि कम से कम कैंडिडेट मैदान में नहीं है तो क्या हुआ, वरिष्ठ पत्रकार तो मैदान में आ गए। जब तक उनसे नहीं तो जब तक आप ही लोगों से लड़ा जाए।
अब एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के मुंह में लगा रहा खैरियत बताइए, अब वो खैरियत बता रहा तो तीसरे, हमने कहा चलो इससे साबित होता है कि मेरा वजूद है। नहीं, वजूद में है, हमारा वजूद है। बाकी आप लोगों की दुआ बनी रहेगी तो जीत के भी सड़क छापूं, हार के भी सड़क ही छाप रहूंगा। मैं एक साधारण इंसान हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड सरजू पांडे के शिष्य की हैसियत से राजनीति शुरू की। 50 साल पहले समाज में बहुत कुछ बदल चुका है अब, लेकिन अपने तरीके आज भी नहीं बदले, आज भी उसी तरीके से हूं। मैं इस चुनाव में जिस तरह के साजिश का शिकार हुआ हूं, जिस तरह से मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, अब आज एक खुशखबरी भी है, आपको बता देना चाहता हूं। कल तक मंच पे मैंने बोला है कि मेरी बहू को जेल में डाला गया, मेरा भाई जेल में है, मेरा बेटा जेल में है, लेकिन आज एक खुशखबरी आई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी विधायक मऊ की, जो सबसे बड़ा केस इन लोगों ने उसके ऊपर बनाया था, अंधेर कर दिया था। एक गोल्ड मेडलिस्ट को, जो पूरे भारत में 2 बार गोल्ड मेडल चैंपियनशिप जीत गया निशानेबाजी में, उसको लाइसेंस बनाने में पता कैसे गलत लिखा गया। जो वर्ल्ड कप में भारत की टीम गई उसका मेंबर था, उस नौजवान को, जिसका एक भविष्य था, जिसके खिलाफ कोई मामला नहीं था, चुनाव के दौरान विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। योगी जी सर नीचे पैर ऊपर कर दिए थे कि जीतने न पाए, जीत गया, जीत गया। कहां कहां समझौता होता है सोचिए। अब्बास के पास निशान क्या था? वही टेढ़ी वाली छड़ी। भाजपा के साथ अब सोचिए कि आज वो छड़ी किसके गर्दन में लटकी हुई है। जरा सोचिए, जरा इसी पे विचार करिए कि आखिर सर्वशक्तिमान महाबली लोगों को उस छड़ी की क्या जरूरत पड़ गई, उसको भी गले में लटका लिया। एक बार वो आज मुख्यमंत्री से मिले अपने बेटे के साथ, गाजीपुर सीट पे बोले चर्चा हुई, क्या मतलब वो भी आ सकते हैं उनका बेटा? मैं कुछ नहीं, मैं तो ये मान रहा हूं कि लोकतंत्र है, कोई ना कोई तो आएगा, चुनाव तो होगा ही। हमको समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया है, हमको गाजीपुर की जनता तैयार है हमारे लाइसेंस का रिन्यूअल करने के लिए। तो हम तो जनता के दरबार में हाजिर हैं और अपनी टूटी फूटी जो चीजें हैं वो उनके सामने रख दे रहे हैं। अब फैसला तो उन्हीं को करना है। आप आज वोटर लिस्ट बना नहीं देंगे, आज किस कास्ट की कितनी आबादी है बातचीत में खुद कम बेशी करके गिना दें, और बात है अपनी बात ऊपर करने के लिए। लेकिन जो धरातल की सच्चाई है, 3600 जात में एक भी जात बाकी नहीं है जो अफजाल अंसारी को वोट न करे। मनोज सिन्हा भी लड़ते थे तो भी अफजाल अंसारी को भूमिहार भी बड़ी संख्या में वोट करता था, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन एक गांव भी बाकी नहीं है जहां हमारे लिए भी एजेंट न खड़ा हो और उनसे मुठभेड़ न ले और गरीबों का वोट दिलाने में मेरी मदद करे। वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, हर समाज के लोगों का। अब राजपूत हमको वोट दिए थे जो, तो कह दिया गया था कि हमारे ऊपर नहीं, तो योगी के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी गई थी कि अंदर से योगी जी ठीक नहीं थे, इसलिए राजपूतों का वोट गड़बड़ा गया था। अभी भी ये सब चल रहा है। अब उसका हम क्या चर्चा करें? तो आप अपनी बात पर कायम रहेंगे पिछली कि कोई आए आपके सामने, काउंटिंग में आपके सामने नहीं रहेगा। अब आप कहां कहां की बात ले आ रहे हैं? हम कोई जादू थोड़ी मार देंगे। होता यह है, सिन्हा जी की ये कमजोरी है, वो जब पावर में रहते हैं तो छाती पे बैठ जाएंगे, और जब हल्के हो जाते हैं तो सरस शक्ल सूरत भी नहीं दिखाते। बात समझ में आई? इसको माना जाए कि आप ललकार रहे हैं। ललकार रहे, सातों सिटिया पे आकर के अभी कौनो डीह बाबा बचल हो कि कौनो काली माई बचल हो कि बता दे, जरा चौर पे ना जाके पिंडी पड़ले हो कि ए देवी माई कल्याण हो जाओ सातों सिटिया। हम टिकट दिया उन्होंने, गाजीपुर का टिकट उन्होंने दिलाया, सातों टिकट उनका था।
और सातों क्षेत्र में जाके और कोशिश भी किया, ताकत भी लगाया, अपने तो अपने देवी देवताओं से भी पैरवी किया कि हम आइल बड़ी हिन के जितावे, और बाहर गाजीपुर के देवी, बाहर गाजीपुर के देवता लोग खारिज कर दिए उनका एप्लीकेशन। और सात की सातों, अरे दूसरा होता यार तो कब्बो टिकटे नहीं मांगता, अब कब्बो कोई दूसरे के लिए पैरवी नहीं करता, पानी अंदर मरा है। आप दिखा रहे हो कि अभिनव उस नौजवान के लिए मैं क्या कहूं कि वो 2-2.5 साल से बहुत चपे हुए हैं। जरूर चपे होंगे, आपके साथ काफी पी रहे होंगे, बड़े लोगों के बीच में बैठ करके गलचौरन कर रहे होंगे। जनता में, समाज में, झोपड़ियों में, खेतों में, खलिहानों में कहीं दिखाई हो तो बता दीजिए। हाँ, ये है कि पुरानी हवेली में उसको नया स्वरूप दे दिया गया, बड़े बड़े जग करा दिए गए, और पता नहीं कहाँ है, कौन देवता कहते हैं शंभू जी, हमको तो नहीं मालूम। चलिए, बहुत कुछ अभी उनके लिए मैं बोलना उचित नहीं समझता। नौजवान है, बच्चा है, और अच्छा बैकग्राउंड है, और आपसे सलाम दुआ भी है। हाँ बिल्कुल, सलाम दुआ एक बार झलक सामने देखा, हमने वही कहा कि जिसको इंट्रोड्यूस कराना था आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, और आपने अपने मुंह से ये बात एक दिन कह दिया, तो मैंने इस पे भी देख के मुझे संतोष हो गया। जब आपने कहा 2-2.5 साल से वो सक्रिय है, तो हम समझ गए कि ये आपकी भूमिका रहती है मंचों पे पहुंचाने में उनको। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।